नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर 6 दैट इज़ टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हम देखेंगे टाउन्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में और क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो टाउन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाउन देखे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेवन्थ क्लास जो है हमारी मिडिवल हिस्ट्री है। तो मिडिवल हिस्ट्री में अलग अलग टाउन के डिफरेंट डिफरेंट टाउन देखे जाते हैं, जैसे टेम्पल टाउन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर होते हैं, और फिर उसके बाद कॉमर्शियल टाउन होते हैं। कॉमर्शियल टाउन को आप पोर्ट टाउन भी बोल सकते हो। उनका नाम जैसा वहाँ पे फंक्शन हो रहा होता उस हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता था। जैसे टेम्पल टाउन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक टेम्पल है, उसके बाजू में आके जो लोग रहने लग गए ना, धीरे धीरे वो क्या बन गया, टाउन बन गया। तो इसको हमने नाम दे दिया टेम्पल टाउन। अब पोर्ट टाउन क्या होता है, जैसे जैसे देखो जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमने उस जगह का नाम रख दिया क्या, पोर्ट टाउन रख दिया। तो इस हिसाब से टाउन के नाम रखे गए और उनको उनके लिए क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे कुछ मैप में दिखाया गया है कुछ टाउन, जैसे काबुल हो गया आपका, वृंदावन, पुष्कर, अजमेर, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, बॉम्बे, बिदार, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाउन के ये सारे देखो, ये सारे नाम दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने चोला डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 2 में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो एक सिटी होती थी जिसका नाम है थंजावुर, जो कि कैपिटल किसकी थी, चोला डायनेस्टी की। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक देखो पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, एक होती है पेरिनियल रिवर, एक होती है सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर होती है जहाँ पे साल के 12 महीने पानी फ्लो कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर। और सीजनल रिवर, सीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे पानी फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं सीजनल रिवर। तो जो एक पेरिनियल रिवर है जिसको हम कावेरी बोलते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन से टाउन पे, थंजावुर टाउन के आसपास देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक घंटी बसती है, तो जो कि राजराजेश्वर टेम्पल में बसती है। तो वो घंटी जो है ना बेटा, वो क्या करती है, पूरे गांव में सुनाई देती है, पूरे टाउन में सुनाई देती है ना। और ये घंटी किसकी बनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये बेल किसकी बनी होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब जो राजराजेश्वर टेम्पल था ना, वो किसने बनाया था, वो किंग राजराजा चोला ने बनवाया था। और द टाउन पीपल आर प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट। और जो टाउन्स के लोग होते थे ना, वो उनकी प्रशंसा करते थे जो उस टाउन का आर्किटेक्ट था। उस टाउन का आर्किटेक्ट कौन था, तो इन्होंने ये नाम देख रखा है, कुंजारा मल्लम राजराजा। तो इन्होंने इसको, इस टाउन को आर्किटेक्ट किया था। और इन्होंने बहुत ही प्राउडली अपना नाम भी उस टाउन पे टेम्पल की दीवारों पे अच्छी तरीके से लिखवाया, कर्व करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो टेम्पल है राजराजेश्वर, ये किसको डिवोटेड है, ये ऑलरेडी आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया। तो ये एक शिव के लिए डिवोटेड टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस टाउन के आसपास टेम्पल के आसपास बनाते थे, जैसे मंडपा जिसको हम पवेलियन बोलते हैं। वहाँ पे किंग क्या करते थे, अपना कोर्ट, देखो पवेलियन और मंडपा क्या होता है, एक ग्राउंड जैसा होता है ना, जहाँ पे घास घूस का मैदान होता है, घास का मैदान होता है जैसे, और वहाँ पे लोग बैठते हैं। जैसे किंग क्या करते थे, वहाँ पे अपना कोर्ट लगाते थे, और कोई भी इशू होता था, कोई भी ऑर्डर पास करना होता था, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे ही की जाती थी। और वहाँ पे आर्मी के लिए बैरक भी बनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब द टाउन इज अ बस्टलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रीन। अब टाउन क्या होता था, वहाँ पे एक मार्केट भी बनता था, जहाँ पे आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हो, जैसे ग्रीन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, वहाँ पे सेलिंग और बाइंग चलती थी, मार्केट लगता था मतलब कि। और यहाँ पे जो इस टाउन में जो वाटर आता था ना, वो कहाँ से आता था, वेल और टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वाटर की सप्लाई होती थी इस टाउन में, कौन से टाउन में, जो मैंने आपको ये टाउन बताया, थंजावुर टेम्पल टाउन। तो यहाँ पे वाटर की सप्लाई होती थी वेल और टैंक से। द सलिया वीवर, और यहाँ पे जो वीवर्स होते थे, सलिया ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन उरेउर, ये दोनों क्या होते थे, देखो सलिया और उरेउर, ये क्या होते थे, वीवर्स होते थे, है ना, जो कि प्रोड्यूस करते थे क्या, मतलब कपड़े को अच्छी तरीके से बनाते थे। और फिर उसके बाद किसके लिए बनाते थे, फ्लैग के लिए। और वहाँ पे जो नोबल्स लोग रहते थे, बड़े बड़े प्रीस्ट वगैरह रहते थे, और बहुत ही ज़्यादा मासेस में बनाते थे ये लोग कपड़े, कॉटन के कपड़े स्पेशली यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और थोड़ी ही दूर पे आप स्वामी मलाई जगह का नाम है, जहाँ पे आपको स्कल्पचर वगैरह भी, स्कल्पचर जो बनाते थे स्वामी मलाई के लोग, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। थंजावुर से थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पे देखने को ये टाउन मिलता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती थी। तो ये ब्रोंज़ के आइडल्स वगैरह बनाते थे, जो कि ऑर्नामेंटल एंड मेटल्स, ये सारी चीज़ें स्वामी मलाई में देखने को मिलती है आपको। अब
फिर उसके बाद टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन मैंने बताया, टेम्पल टाउन्स कौन होते हैं, और पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे पिलग्रिमेज जो लोग आते हैं ना, जो दर्शन करने आते हैं भगवान के एक कारवां में, उन्हें हम बोलते हैं पिलग्रिम्स, है ना। तो वो पिलग्रिमेज सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो थंजावुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। थंजावुर क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, टेम्पल टाउन का, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक टेम्पल है, उसके आजू बाजू में लोग बस गए हैं, इसके लिए हमने उसका नाम क्या दे दिया, टेम्पल टाउन। तो टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप। अब धीरे धीरे देखो टेम्पल के थ्रू क्या हो गई, ये सिटी धीरे धीरे क्या हो गई, डेवलप हो गई। और डेवलप जिसने आर्किटेक्ट किया उसका नाम भी आपको पता ही है। तो टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो टेम्पल से ही लोगों की क्या होती थी, इकोनॉमी होती थी, उसकी वजह से इकोनॉमी चलती थी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई थी, एक सोसाइटी अच्छी खासी डेवलप हो गई थी। तो रूलर बिल्ड टेम्पल डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस डाइटीज़। जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे, और वो आप कुछ दान भी करते थे उसमें, और मतलब अपनी जो भी डाइटिस, जो भी देवी देवता पे वो लोग विश्वास करते थे, जिन पर उनका बिलीफ होता था ना, उसी के वो लोग क्या करते थे, टेम्पल बनवाते थे। दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल विद ग्रांट। मैंने बताया ना, वो क्या करते थे, दान भी देते थे, कभी कभी ज़मीनें भी दान देते थे, पैसा भी दान देते थे, काफ़ी रिचुअल परफॉर्म करते थे। और जो पिलग्रिम्स आते थे वहाँ पे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, उन्हें खाना भी खिलाते थे, प्रीस्ट को भी खाना खिलाते थे, और सेलिब्रेट भी, फेस्टिवल्स जो होते थे ना उनको भी खूब सेलिब्रेट करते थे धूमधाम से। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशन। जो भी पिलग्रिम्स जो आते थे घूमने फिरने के लिए, वो भी काफ़ी डोनेशन देते थे इस टाउन में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक। एक लोस्ट वैक्स टेक्निक होती है। अब ब्रॉन्ज बेल, जैसे मैंने बेल की बात करी है ना, वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे, पूरे गांव में सुनाई देती थी, पूरे टाउन में सुनाई देती थी। अब ये कैसा होता है, ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, देखो ब्रॉन्ज एक अलॉय है ना, ये दो मेटल से मिलके बना हुआ है। किससे, एक कॉपर और एक टिन। अब जो बेल बनी होती है ना, उसमें टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, किससे, कॉपर से। एसन को हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, मतलब केमिकल नेम है टिन का एसन। और कॉपर से टिन ज़्यादा होती, ज़्यादा प्रोपोर्शन में मिलाते थे, तो क्या होती थी, आवाज़ ज़्यादा लंबे समय तक प्रोड्यूस करती थी, तो इसकी वजह से टिन ज़्यादा मिलाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है बेटा, अब देखो ये आपको एक मूर्ति दिख रही है, ये कैसे बनी, ये लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनी। क्या करते हैं, ये एक मिट्टी का ढांचा बना लेते हैं पहले से, और जो आयरन, जो भी आपका ब्रोंज होता है ना, उसको खूब अच्छी तरीके से टेम्परेचर पे मेल्ट करके उस ढांचे में, उस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, और फिर उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर वो मिट्टी को तोड़ देते हैं, और ये मूर्ति ऑटोमेटिक बन जाती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के बाद ये आपका एक पुतला बनके तैयार हो जाता है, मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। तो इस हिसाब से ये काम करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल की जो अथॉरिटी होती थी वो क्या करती थी, वेल्थ को फाइनेंस करती थी ट्रेड एंड बैंकिंग के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिशन, ट्रेडर एक्सेट्रा सेटल द नियर। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, देखो टेम्पल के बाजू में ही प्रीस्ट हो गए, वर्कर हो गए, आर्टिशन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, सेटल होने लगे। कहाँ पे, टेम्पल के बाजू में। और जो पिलग्रिम्स आने लगे वो भी सेटल होने लगे, आने जाने लगे, कुछ रहने लगे, कुछ वापस जाने लगे। इस हिसाब से क्या हो गया, आपका टेम्पल टाउन बढ़ता चला गया। टाउन इमर्ज अराउंड द टेम्पल सच एज दोज हु भिला स्वामी। जहाँ देखो जो टेम्पल आपके एग्जांपल बता रहे, भिला स्वामी जो कि विदिशा में देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, सोमनाथ जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। ये सारे टेम्पल टाउन के एग्जांपल ही इन्होंने दिए हुए हैं। और फिर कांचीपुरम जो मदुरई में है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तिरुपति जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये सारे टेम्पल टाउन्स के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं, पिलग्रिम सेंटर भी हम देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड, पिलग्रिम सेंटर भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। और फिर जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है ना। तिरुवन्नमलाई, ये कहाँ पे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे टाउन्स हैं, जैसे अजमेर हो गया। अजमेर में आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है, जो कि मुस्लिम के फॉलोवर थे। तो राजस्थान में जो आपका अजमेर है, यहाँ पे दो धर्म के लोग देखे जाते हैं, एक मुस्लिम भी और एक हिंदू भी। ये दोनों धर्म के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। तो ये अलग अलग
धर्म के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ये क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी सेंट थे, जो कि आप चैप्टर 7 में इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ोगे। अब नियर अजमेर के पास ही एक पुष्कर मेला भी लगता है, जो कि पुष्कर मेला बहुत ही अट्रैक्टिव है, आज भी मनाया जाता है, वर्ल्ड में फेमस है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी काफ़ी पिलग्रिम्स आते हैं, है ना। एंशियंट टाइम से ये आपको देखने को मिलेगा। अब आते नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. अब देखोगे आप 8th सेंचुरी से छोटे छोटे टाउन्स बनने लगे, जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया। These probably emerged from the large village, और ये कहाँ से लार्ज विलेज से निकल रहे थे। They usually had a मंडपिका और मंडी लेटर टाइम्स, धीरे धीरे इन्हें मंडी भी बोला जाने लगा। टू विच नियर बाय द विलेजर, अब नियर बाय जो विलेज होते थे, नज़दीक के विलेज के लोग वहाँ पे आते थे, वो क्या करते थे, वहाँ पे मार्केट लगती थी, और वो क्या करते थे, अपने गुड्स जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो लाते थे और यहाँ पे बेचते थे और नई नई चीज़ें खरीदते थे। तो यहाँ पे एक अच्छा मार्केट यहाँ पे डेवलप हो गया। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशन आने लगे, सच एज पोर्टर जैसे हो गए, ऑयल प्रेशर, शुगर मेकर, टोडर मेकर, टोडी मेकर, स्मिथ, स्टोन मेजन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अच्छे अच्छे आर्टिशंस यहाँ पे आने लगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे क्या करते थे, अच्छा खासा व्यापार करने लगे। वाइल सम ट्रेडर लिव इन द टाउन, अदर ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। एक कुछ जो होते थे ट्रेडर्स, वो एक टाउन में ही रहते थे, लेकिन कुछ जो होते थे वो क्या करते थे, टाउन टू टाउन वे घूमते रहते थे, ताकि उनकी इनकम क्या हो सके, अच्छी खासी हो सके। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर, तो अब दूर दूर से भी आते थे, नज़दीक से भी आते थे, कुछ लोकल भी होते थे, है ना। तो ये क्या करते थे, क्या कर दिया इन्होंने, एक मार्केट ही तैयार कर दिया। और यहाँ पे हॉर्स की ट्रेडिंग भी चलने लगी, काफ़ी सैफरन की ट्रेडिंग, बीटल नट्स, ये सारी स्पाइसेस लाइक पेपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेडिंग होने लगी। जैसे ये आपको ड्राइंग में दिखाया हुआ है, ड्राइंग में देखो आप देख सकते हो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड बाजार लगी हुई है, लोग यहाँ पे आते हैं अपना अपना सामान लेके। काफ़ी जैसे कि मैंने बताया आपको, काफ़ी कलाकार भी आते हैं, जैसे मैंने बताया पोर्टर हो गया, आर्टिशंस वगैरह, और यहाँ पे आके दुकानें लगाते हैं, फिर यहाँ पे लोग चीज़ें खरीदते भी हैं और यहाँ से लेके भी जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, मंडी का, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पल टाउन में देखने को मिलने लगी आपको। फिर धीरे यूजुअली अ समंताज इन अ लेटर टाइम, इनको हम जमींदार, समंताज को हम धीरे धीरे जमींदार भी बोलने लगे। उन्होंने क्या किया, एक अपना प्लेसेस बनवाए, फोर्टिफाइड प्लेसेस बना दिया, मतलब बड़े बड़े घर बना दिए महल जैसे, और फिर इन मतलब टाउन्स के किनारे ही। और उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रेडर्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, जो भी अपने उनके आर्टिकल्स होते थे, तो वो क्या करते थे, उन पर टैक्स लगा देते थे, और टैक्स लगाते थे, और वो टैक्स से क्या करते थे, वो मंदिर में डोनेट करते थे, है ना। और फिर उसको डेवलपमेंट के लिए, ये सारी प्रोसेस के लिए वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और फिर ये क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे, मर्चेंट भी बनवा सकते थे, कोई भी बनवाता था। दीज राइट वर रिकॉर्डेड इन द और ये सारी चीज़ें हमें एक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। अब इन्होंने देखो, जैसे इन्होंने बताया टैक्सेस ऑन मार्केट पे इन्होंने डिफरेंट टाइप के टैक्स लगा दिए, जबकि 10th सेंचुरी में हमको इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगहों पर टैक्स लगा दिए, जैसे जो भी है, देखो देयर वॉज द टैक्सेस इन द काइंड ऑन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट जैसे जैगरी, शुगर, थ्रेड, कॉटन, इन सभी पे क्या हो गया, अच्छा खासा ये लोग टैक्स लगाने लगे और पैसा वसूल करने लगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही पैसा मंदिर के डेवलपमेंट में, टाउन के डेवलपमेंट में वापस से इसको क्या करते थे, खर्च करते थे, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। ट्रेडर बिग और स्मॉल, अब आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इंक्लूड द बंजारास। अब बंजारास कौन होते हैं, जो बेटा यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंजारास, है ना। तो ये यहाँ पे सेवरल ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर होते थे। हॉर्स ट्रेडर में भी क्या होता था, एक उनका हेडमैन होता था, वो क्या करता था, अलग अलग लोगों से, जो वॉरियर्स होते थे उनसे क्या करता था, निगोशिएट करता था, और फिर क्या करता था, हॉर्स की ट्रेडिंग करता था। तो वो क्या करता था, जैसे डीलिंग करते हैं, मार्केट में जाते हैं ना बंदे, डीलिंग करके आते हैं और फिर उनको बताते हैं, हाँ भाई इतना माल बिकना है, इतना माल बिकना है। तो इस हिसाब से ये लोग भी काम करते थे। अब सिंस द ट्रेडर हैड टू पास थ्रू द मैनी किंगडम, अब जो ट्रेडर्स होते थे उनको क्या करना होता था, बहुत सारी जगहों से पास होकर गुजरना पड़ता था, बहुत सारे किंगडम्स होते थे, फॉरेस्ट होते थे, है ना। तो ये क्या करते थे, एक साथ एक ग्रुप में चलते थे, जिसे हम बोलते हैं कारवांस। अगर अकेले क्यों नहीं चलते थे, क्योंकि अकेले चलेंगे तो कोई इन पर अटैक कर देगा, है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते थे, एक कारवां में चलते थे, है ना, ताकि क्या हो सके, कोई इन पर अटैक करे तो वो
अपने आप को बचा सके। देयर वर द सेवरल सच अ गिल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी। आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑनवर्ड्स। अब जैसे द मोस्ट फेमस बिंग, जैसे आपको देखने को मिलता है मणिग्रामम और फिर नाना देसी, ये आपको फेमस क्या मिलेंगे, ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे। और दीज गिल्ड ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुलर एंड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये मतलब बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग करते थे पेनिनसुलर इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में भी, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज थी जैसे चेतियार और फिर मारवाड़ी ओसवाल who went on become the principal trading group group of the centuries। तो यहाँ पे और भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, जैसे गुजराती होते हैं, गुजराती ट्रेडर इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहरा, ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन ये ट्रेडिंग करते थे पोर्ट के साथ, है ना। पोर्ट के साथ रेड सी, जैसे कहाँ कहाँ पे रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन लोगों के साथ ये लोग ट्रेडिंग करते थे। कौन कौन, जैसे मैंने बताया बनिया, गुजराती ट्रेडर्स, और उसके बाद आपके मुस्लिम बोहराज जो होते थे, ये सारे क्या करते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे और अच्छी खासी ट्रेडिंग करते थे पोर्ट के थ्रू। अब ये लोग करते क्या थे, क्या बेचते थे, टेक्सटाइल और स्पाइसेस ये लोग बेचते थे। इसके बदले में ये लोग क्या लेके आते थे, गोल्ड, आइवरी, कहाँ से लेके आते थे, अफ्रीका से, और स्पाइसेस, टीन, चाइनीज़ ब्लू पोट्री एंड सिल्वर कहाँ से लेके आते थे, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से। तो इस हिसाब से इनका ट्रेड चलता था। अब हम देखते हैं और थोड़ा, द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर द होम टू अरब, मतलब जो वेस्ट कोस्ट था, जैसे अरेबियन सी में इनका ट्रेड होता था ना। देखो इंडिया की दो साइड है, एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी। तो गुजरात आपका वेस्ट कोस्ट पड़ता है, मतलब अरेबियन सी के साइड पड़ता है। तो ये क्या होता था, ये अरब का एक घर होता था, मतलब अरब जाने का आसान रास्ता था। तो पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश, ये सारे क्या करते थे, ये सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे। इंडियन स्पाइसेस जो थे बहुत ही ज़्यादा, इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे, कहाँ पे, यूरोपियन मार्केट में। और जो इटालियन ट्रेडर्स होते थे ना, वो इंडिया में आते थे और वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से स्पाइसेस और क्या करते थे, स्पाइसेस और कॉटन क्लॉथ यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ पे जाके खूब सेल करते थे और खूब रिच हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लोग आते थे और मतलब यहाँ पे लोगों ने देखा ना, वहाँ पे वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लोग यहाँ पे ट्रेड धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग बाहर से ज़्यादा आने लगे। अब कुछ स्पाइसेस के नाम जैसे इन्होंने बताए हुए, जैसे पेपर हो गया, सिनामोन हो गया, नटमैग हो गया, ड्राइड जिंजर हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। पोर्चुगीज़ को तो बोलते बेटा, पोर्चुगीज़ ऐसे हैं कि उनको तो बिना ब्लैक पेपर के तो खाना ही नहीं चलता था। ब्लैक पेपर वहाँ का बहुत फेमस फूड मसाला हो गया था, स्पाइसेस हो गया था। तो इस हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग चलती थी और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडर बढ़ने लगे, यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम भी क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज होता चला गया। तो वो चेंज कैसे हुआ वो आगे हम देखेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे काबुल की बात करें, काबुल क्या है बेटा, काबुल एक आज प्रेजेंट जो है अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है, लेकिन पहले वो इंडिया में होता था। काबुल और कंधार के बीच में एक रूट होता था जिसे हम बोलते हैं सिल्क रूट। आपको यही इंपॉर्टेंट है, इसमें यही ध्यान में रखना है। सिल्क रूट होता है, सिल्क रूट कहाँ पे देखने को मिलता है, काबुल और कंधार के बीच में, जो कि आज दोनों ही सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, ये दोनों ही सिटी प्रेजेंट है आपकी अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ से ट्रेड होता था और यहाँ पे कैमल का यूज़ ज़्यादा करते थे, है ना। कैमल कैरी करते थे, अलग अलग चीज़ें, फ्रूट, कारपेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कैरी कौन करता था, कैमल्स ही करते थे। अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब हम आ जाते हैं क्राफ्ट इन टाउन्स। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क इन अ कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम्स टू बी कॉल्ड बिदरी। अब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ना, कहाँ के, बिदार के, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते थे। किसके लिए, इनले वर्क के लिए। ये देखो, ये जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं इनले वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते थे और इनको हम क्या बोलते हैं, बिदरी। द पंचालाज एंड विश्वकर्मा, जी ये पंचाल और विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है ना, यही बहुत ही ज़्यादा फेमस होती थी। इनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, देखो विश्वकर्मा के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे आपका गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्रॉन्ज स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, मेसन्स हो गया, कारपेंटर्स हो गया, ये सारे क्या है, विश्वकर्मा के अंदर ही आते हैं। तो ये सारे लोग ये काम यहाँ पे करते हैं। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही होंगी। तो दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, मतलब पैलेसेस, मतलब बड़े बड़े जो महल बन रहे हैं, इनमें इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, टैंक्स बन रहे हैं, रिजर्वायर बन रहे हैं, ये सारे कौन बनाते थे, विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग ही बनाते थे। और फिर सिमिलरली वीवर्स सच एज द सलियार एंड
काइकोलर ये इमर्जेज एज अ प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। अब ये सलियार और काइकोलर ये भी कम्युनिटीज़ होती, इनको हम वीवर बोलते हैं। और ये क्या बनाते थे, मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स सच एज, ये कपड़े बनाते थे, कपड़े बना बना के अच्छे अच्छे कपड़े कॉटन के बना के ये क्या करते थे यहाँ पे डोनेट करते थे। और फिर स्पिनिंग डाइंग ये सारी चीज़ें ये लोग काम करते थे, अच्छे खासे वीवर थे, मतलब समझ लो आप। अब वीवर का काम क्या होता है, कपड़े बनाना ही होता है, तो ये सारे काम करते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब हम देखते हैं क्लोज लुक देखते हैं हम हम्पी की तरफ, मसूलीपट्टनम और सूरत। अब धीरे धीरे हम इन तीनों सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम्पी के बारे में। तो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। तो हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा अम्पायर। मतलब ये क्या है, देखो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ये हम्पी आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के नज़दीक में आपको ये हम्पी देखने को मिलेगा, जो कि विजयनगर अम्पायर का हिस्सा था। ये कब बना था बेटा, तो 1336 में बना था। द मैग्निफिशेंट रूइन ऑन हम्पी रिवील एज वेल फोर्टिफाइड सिटीज़, अच्छी खासी सिटीज़ बनाई थी। नो मोटर सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल। मतलब कोई सीमेंट नहीं, कोई मोटर यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया था इनकी वॉल बनाने में, लेकिन अलग ही टेक्निक यूज़ की गई थी, जो कि इंटरलॉकिंग वाली टेक्निक होती है ना। इंटरलॉकिंग टेक्निक से ये बनाया गया था, ये देखो ये इंटरलॉकिंग टेक्निक से ये बनाया गया था। यहाँ पे ना मोटर ना सीमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। दिस बिल्डिंग इन अ रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस। यहाँ पे आपको आर्चेस भी देखने को मिलेंगे, डोम्स भी देखने को मिलेंगे, पिलर्स, हॉल्स, ये सारी चीज़ें। निशेस मतलब क्या होता है, एक शेल्फ टाइप का है ना, खाँचे टाइप नहीं बने होते बिल्डिंगों में, तो वो शेल्फ टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ये ऐसा लगता है अच्छी तरीके से प्लान किया गया हुआ है ना प्लीज़। और यहाँ पे अच्छे खासे सुंदर गार्डन भी देखने को मिलते हैं, मोटिफ भी देखने को मिलते हैं बहुत सुंदर, जैसे लोटस के और कॉर्बल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलती है। इन इट्स हेडे इन द 15th-16th सेंचुरी द हम्पी बस्टल्ड विद कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब ये मतलब यहाँ पे अच्छा खासा कॉमर्शियल और आपकी कल्चरल एक्टिविटी चल रही थी। अब कुछ होते हैं मूर्स क्या होते हैं, जो मुस्लिम मर्चेंट्स होते हैं ना, उनको एक साथ नाम दे दो आप, क्या बोल सकते हैं, मूर्स। तो वो होते हैं मूर्स। तो चेतीज एंड एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्चुगीज ट्रेड। हम्पी में आके इन्होंने ट्रेड किया अच्छा खासा। और फिर टेम्पल वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी एंड देवदासीज। अब ये जो टेम्पल थे ना हम्पीज़ के, ये एक क्या कहते हैं, हब थे किसके, कल्चर एक्टिविटीज़ के। और देवदासी, अब देवदासी कौन होती है, मान लो यहाँ पे लोग पूजा करने आए हैं, और यहाँ पे क्या होगी, एक लड़की होगी जो कि भगवान के ध्यान में मुग्ध हो गई, मन मुग्ध हो गई है, और डांस कर रही है और लोगों के बीच में परफॉर्म कर रही है। तो वहाँ पे देवदासी आपको देखने को मिलेगी। मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल, बहुत सारे पिलर्ड हॉल देखने को मिलेंगे। विरूपाक्षा टेम्पल जो कि शिवा का टेम्पल है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें वहीं पे देखने को मिलती हैं हमें। तो द महानवमी, वहाँ पे एक फेस्टिवल्स होता था, जो कि आज साउथ इंडिया में नवरात्रि के नाम से जाना जाता है ना। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता था, सेलिब्रेटेड एट हम्पी। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो सर्वे कर रहे होते हैं। देखो आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है, तो आप अगर आपको नहीं समझ में आए तो पीछे के लेक्चरों में जाओ, आपको पता चल जाएगा। उनको क्या मिलता है, महानवमी प्लेटफॉर्म, वो वेयर द किंग रिसीव द गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट। वहाँ पे क्या करते थे, किंग आते थे और जो गिफ्ट उनके लिए आते थे, वहाँ पे वो किंग क्या करते थे, लोगों का वेलकम करते थे और उनका गिफ्ट रिसीव करते थे। ये सारी चीज़ें वहीं पे आपको देखने को मिलती है। और फिर हम्पी फेल इनटू द रूइन द फॉलोइंग डिफीट विजयनगरा इन 1565। हम्पी डिफीट हो गया, ख़त्म हो गया है ना। उन पर डेकेनियन सुल्तान ने क्या किया, अटैक किया है ना, इसकी वजह से वो क्या हो गया, डिफीट हो गया। रूलर ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, ये सब लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं यूरोपियन, ये सूरत के बारे में। सूरत के बारे में एक टर्म है एम्पोरियम। देखो एम्पोरियम के बारे में जान लेते हैं। एम्पोरियम क्या होता है, प्लेस वेयर द गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर बोट एंड सेल। मतलब क्या है, यहाँ एक अच्छा खासा गुड्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के गुड यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते थे, उसे हम बोलते हैं एम्पोरियम। तो ये आपको एम्पोरियम वर्ड का मतलब समझ गए ना आप, तो बस इतना काफ़ी है। तो अब सूरत
इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम, है ना, ऑफ वेस्ट ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के समय में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, लोग आते थे अलग अलग सामान लेके यहीं पे बेचते थे और ख़रीदते थे। तो ये आपको कॉम्बे जो कि खंबात के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ खंबात भी हम मिलते हैं, सूरत के थोड़ा सा ही आगे है ये। तो सम वॉट लेटर अहमदाबाद और धीरे धीरे क्या हो गया, अहमदाबाद में देखने को मिलता है। अब सूरत वॉज द गेटवे फॉर अ ट्रेड विद वेस्ट एशिया। सूरत क्या था, एक गेटवे था किसके लिए, वेस्ट एशिया के लिए। वहाँ वेस्ट एशिया के लोग आराम से वहाँ पे आते थे वाया द गल्फ ऑफ ओमान, ऑर्म्यूज़, पहले इसको ऑर्म्यूज़ बोलते थे, अब गल्फ ऑफ ओमान हो गया। सूरत है ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ मक्का। सूरत को हम गेटवे ऑफ मक्का भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से ही जो भी आपके क्या बोलते हैं मुस्लिम जो होते हैं ना, इंडियन मुस्लिम, वो आपके मक्का की यात्रा करने के लिए जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे गेटवे ऑफ मक्का भी, गेटवे ऑफ मक्का के नाम से भी हम इसे जानते हैं। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर, मतलब सभी कास्ट और क्रीड्स के लोग यहाँ पे रहते थे, कोई जात भेद नहीं होती थी, अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था ट्रेडिंग सिस्टम। इन 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। अब 17th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा डच, इंग्लिश और जितने भी थे पोर्चुगीज़ वगैरह, यहाँ पे आके सूरत में आके इन्होंने अपने वेयर हाउसेज बनाए, अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश कर दी, है ना। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन जो आए थे, हु रोट अकाउंट द पोर्ट ऑफ 1618, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, ऑन एवरेज ऑफ 100 शिप ऑफ डिफरेंट सेंचुरीज कुड बी फाउंड एंकोर्ड एट द पोर्ट एट गिवन टाइम। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ शिप आपको डिफरेंट कंट्रीज से देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो देयर वो ऑल्सो सेवरल रिटेल्स होलसेलर, मतलब शॉप्स वहाँ पे होती थी कॉटन की, जो कि बेची और ख़रीदी जाती थी। जिस दुकानों पे हम, मतलब रिटेलर क्या होते हैं, जो जैसे एक होलसेलर होते हैं, एक रिटेलर। होलसेल क्या करते हैं, रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर एक एक पीस करके बेचता रहता है, होलसेलर पूरा बल्क में बेचता है और रिटेलर एक एक पीस में बेचता है। तो यहाँ पे काफ़ी ये सारी शॉप देखने को मिलती है। और सूरत में जो थे, सूरत जो है ना गोल्ड लेस के लिए भी बहुत फेमस है। जो साड़ियों में जो जरी होती है ना, जो किनारे बॉर्डर पे जो गोल्ड की जरी बनाई जाती है, तो उसके लिए भी सूरत बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और इसका मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। तो द स्टेट बिल न्यूमरस रेस्ट हाउस, और स्टेट ने बहुत सारे रेस्ट हाउस बनाए थे कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ पे आके रेस्ट कर सके, सिटी में उनको कोई तकलीफ ना हो, है ना। इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें इन्होंने बनाई थी। और देयर वर द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड द इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स, वो बहुत सारी बिल्डिंग्स और आपको पार्क्स वगैरह, आपको जो कि वहाँ पे जाके शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। द काठियावाड़ सेठ महाजन्स, यहाँ पे देखने को जो मनी एक्सचेंजर, काठियावाड़ सेठ और जिसे हम मनी एक्सचेंजर भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या करते थे, ह्यूज बैंकिंग हाउस होते थे सूरत में। तो वो क्या करते थे कि भाई मनी एक्सचेंजर मनी का एक्सचेंज करते थे, है ना, तो उनका भी काम होता था। अब देखो हुंडीज़ किसे बोलते हैं, द ओनर द फार ऑफ मार्केट ऑफ क्यारो इन इजिप्ट। देखो अभी हुंडीज़ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो हुंडीज़ का क्या होता है, जो इट इज़ अ नोट रिकॉर्डेड एंड जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसके, डिपॉजिट मेड बाय द पर्सन, एंड कितना उधार ले रहा है और कितना उधार जा रहा है, और कितना उसने उधार लिया तो इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा चुकाया। तो जो हिसाब किताब रखता था ना, उसको हम बोलते हैं हुंडीज़। तो जो भी मार्केट में आते थे उन सब का हिसाब कौन रखते थे, हुंडीज़ वगैरह रखते थे। तो हाउ एवर सूरत बिगन टू डिक्लाइन टूवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, सूरत भी डिक्लाइन होने लगा। कब, 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में इसके कारण बहुत सारे कारण, दिस वाज द बिकॉज ऑफ द मैनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं, मार्केट का लॉस होने लगा एंड प्रोडक्टिविटी भी वहाँ की ख़त्म होने लगी। क्यों ख़त्म होने लगी, क्योंकि वहाँ पे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, मुगल एम्पायर का भी खात्मा होने लगा, अंग्रेज़ों का शासन बढ़ने लगा, कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स पोर्चुगीज़ के अंडर में आ गया, कंपटीशन बढ़ गया। अब बॉम्बे के मर्चेंट भी यहाँ पे आने लगे, है ना, तो वो भी आपको इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट काफ़ी डाउन होने लगा। अब वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668 टुडे सूरत इज़ बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर। तो अब आपसे धीरे धीरे क्या हो गया, ये ख़त्म ही हो गया। तो आपको इस हिसाब से पता चल गया। अब हमारी लास्ट सिटी जो बची है वो कौन सी है, मसूलीपट्टनम। तो फिशिंग
ट्रबल्ड वाटर। मसूलीपट्टनम के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम इसे भी बोलते हैं, लिटरली मीन द फिश पोर्ट टाउन। तो मसूलीपट्टनम फिश के नाम से ही आया है, मछली के नाम से ही है। मछलीपट्टनम भी हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो देखो मछलीपट्टनम, तो मछलीपट्टनम भी बोलते हैं तो कि यहाँ पे फिश का अच्छा खासा वो होता था, ट्रेड होता था। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कृष्णा रिवर का डेल्टा है ना, वहीं पे आपको देखने को मिलती है ये सिटी। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी। बोथ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द मछलीपट्टनम एज इट्स बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र प्रदेश कोस्ट। मतलब ये डच भी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सभी इस पर अपना कंट्रोल चाहते थे, जो कि आज आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। द फोर्ट मछलीपट्टनम बिल्ड बाय द डच। अब ये फोर्ट किसने बनाया, डच ने ही बनवाया था। तो ये काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं द कुतुबशाही रूलर ऑफ गोलकोंडा इम्पोज द रॉयल मोनोपोली। अब जो कुतुबशाही थे ना गोलकोंडा के, उन्होंने यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करी ऑन द सेल्स ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स, प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया की कंपनी में हमें कभी परमिशन लेनी पड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की। और ये एक हिसाब से सही भी है भाई, तुम्हारा ट्रेड, तुम धीरे धीरे कैसे गुलाम हो रहे हो ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स आने लग गए। तो गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगु कोमाती, चेटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, ये सभी यहाँ पे आ गए। मेड द सिटी पॉपुलस, और इन लोगों ने सिटी को क्या बना दिया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों वाली हो गई और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस भी हो गई। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला who was also a merchant began to play off the Dutch and the English against each other। तो इन्होंने क्या सोचा मीर जुमला ने कि हाँ मैं इन दोनों के खिलाफ झगड़ा लड़वा दूंगा और इनको क्या आपस में लड़वा दूंगा, ऐसा ये लोग सोचने लगे। तो इन 1686 और 1807 मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स द गोलकोंडा। अब 1686 से 87 में मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, किसको, गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू टुक फॉर अल्टरनेटिव्स। अब उन्होंने अल्टरनेटिव निकाले, इसकी वजह से क्या हो गए, यहाँ पे यूरोपियन क्या हो गए, सेटल होने लगे। इनके लिए नई पॉलिसी बनाई गई, औरंगजेब ने नई पॉलिसी बनाई और फिर काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा खासा इनके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग जगह पे जैसे मैंने बता दिया आपको इन सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, अब न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स आने लगे। अब देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, अलग अलग जगह से ट्रेडर्स आ रहे थे, है ना, वो आके नए नए टाउन्स बनाते चले जा रहे थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, डच आ रहे थे अलग, फ्रेंच आ रहे थे अलग, वेस्ट एशिया से लोग आ रहे थे अलग। तो सभी क्या कर रहे थे, अपने अपने क्या बन रहे थे, आ रहे थे और सेटल हो रहे थे और एक अलग अलग टाउन बनाते चले जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या बताया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी लोगों को दो तरीके से बांट दिया, एक ब्लैक मार्केट और एक होती है वाइट मार्केट। ब्लैक मार्केट में जो लोग नेटिव होते हैं ना, वो वहाँ पे रह के क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग को सेल करेंगे, और मतलब वहाँ के जो नेटिव लोग होंगे ना वो होंगे ब्लैक वाले, और जो वाइट लोग होंगे ना वो जो सुपीरियर रेस, जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उस हिसाब से वाइट लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो ब्लैक मार्केट अलग हो गया और वाइट मार्केट अलग हो गया, इस हिसाब से इन्होंने इसको भी डिवाइड कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, मछलीपट्टनम की भी मार्केट ख़त्म हो गई। क्यों हो गई, तो सिंपल इसका एक ही कारण है बेटा, क्योंकि फॉरेनर क्या हो गए इस पर हावी हो गए, वहाँ पे इनका ट्रेड बढ़ता चला गया और इनकी क्या हो गई, अहमियत कम हो गई। इनके कॉटन क्या हो गए, खास करके इंग्लिश लोगों ने क्या किया, नई फैक्ट्री में मतलब क्या करने लगे, कपड़े प्रोड्यूस करने लगे और अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे, है ना। तो इसकी वजह से लोग सस्ते की तरफ भागने लगे और फिर क्या हो गया, इन्होंने अच्छा खासा राज मतलब इंडियन मार्केट को तबाह कर दिया। तो ये इस हिसाब से ये चल रहा था। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब ये वास्को डी गामा के बारे में पता ही है, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। तो वास्को डी गामा निकले थे इंडिया को मतलब अमेरिका को खोजने, और क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे इंडिया को खोजने। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच गए, वास्को डी गामा इंडिया पहुंच गए। तो ये इनकी स्टोरी है, ऐसे ही बताते हैं। और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है बेटा, जैसे कि थोड़े क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आपको
खुद डिस्कस करना है। जैसे द राजराजेश्वर टेम्पल कब बना था, तो 11वीं सेंचुरी में बना था। अजमेर एसोसिएटेड विद कौन से सूफी सुल्तान थे, तो किया मोइनुद्दीन यही मैंने बताया ना, मोइनुद्दीन चिश्ती। हम्पी वॉज कैपिटल ऑफ, हम्पी किसकी कैपिटल थी, तो ये आपको खुद बताना है बेटा, ये मैंने अभी अच्छी तरीके से समझाया है, विजयनगरा की कैपिटल थी। द डच स्टैब्लिश सेटलमेंट एट आंध्र प्रदेश, सेटलमेंट एट, तो डच का सेटलमेंट कहाँ पे था, तो वो आपको बताना है, ये मैंने अभी तुरंत ही बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, विश्वकर्मा, एम्पोरियम, ब्लैक टाउन, ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको देखना है बेटा, हु नेम द आर्किटेक्ट, वी नो द, क्या हमें नाम पता है जिसने राजराजेश्वर टेम्पल बनाया, तो हाँ हमें पता है, सही बात है। मर्चेंट प्रेफर ट्रैवल, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल कहाँ प्रेफर करते थे भाई, वो तो कारवां में जाते थे। तो काबुल वॉज द मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड इन एलिफेंट, एलिफेंट से ट्रेड होता था, नहीं कैमल से होता था, यही तो मैंने अभी बताया आपको। फिर उसके बाद सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत क्या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था बे ऑफ बंगाल में, नहीं अरेबियन सी, मैंने कितनी बार बताया था आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि आप अपने मन से भी अच्छी तरीके से जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ वाज द वाटर सप्लाई इन द सिटी ऑफ तंजावुर, तंजावुर में वाटर कैसे सप्लाई होता था, तो मैंने आपको बताया वेल एंड टैंक के थ्रू वाटर सप्लाई होता था। अब ब्लैक टाउन किसे होते थे, जैसे मैंने बताया था आपको अभी, ब्लैक टाउन और एक वाइट टाउन। ब्लैक टाउन में कौन होते थे, नेटिव लोग होते थे, है ना, जो थोड़े ब्राउन स्किन वाले होते थे, मतलब गोरे नहीं होते थे, अंग्रेज नहीं होते थे, बस उसको हमने देखा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक टाउन ग्रू अराउंड द टेम्पल्स, आपको क्यों लगता है कि टाउन टेम्पल के अराउंड ग्रो होता है, तो ये आपको ये अपने मन से जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में उस हिसाब से आंसर देना है। तो आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन है, सभी मैंने अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। एक मिनट, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट।